बहुत आत्मीयता से मेरा परिचय प्रस्तुत किया। इसी परिचय की कड़ी को थोड़ा सा विस्तार दे रही हूँ। आज हम हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं ये बता दूँ कि मैं जिस परिवार की बेटी हूँ, वहाँ विगत 3 पीढ़ियों से साहित्य की सेवा की जा रही है। मेरे दादाजी श्री माणिकलाल जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और स्वरचित गीतों के माध्यम से देशभक्ति की अलग जगाते थे। उन्होंने कई बार जेलों की, अंग्रेजी जेलों की यात्राएं की। उसके पश्चात मेरे पिताजी डॉक्टर जवाहरलाल जी, वो भी बहुत अच्छे राइटर रहे, कवि रहे, चिंतक रहे। उनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। उसके पश्चात मेरे दोनों चाचा, उनकी भी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। और हम अब तीसरी पीढ़ी हैं जिसमें हम बहनें साहित्य की सेवा, हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं। इस कड़ी में मेरी दीदी की 2 किताबें निकल चुकी हैं, मेरी 1 किताब और लगभग 6 से 7 साझा संग्रह निकल चुके हैं। और मैं कविताएं, कहानियाँ वगैरह लिखती हूँ और इस नाते हिंदी की सेवा कर रही हूँ। परिचय की कड़ी को यही विराम देती हूँ। माँ शारदे को नमन। मंच की आदरणीय विद्या तिवारी मैम, आदरणीय मंजुला लांसन मैम और आदरणीय आभा सक्सेना मैम, उपस्थित सभी प्राध्यापकगण और विद्यार्थीगण, हम आज यहाँ सभी हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। अब प्रश्न ये है कि कोई दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है या इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। तो हमारी हिंदी, हमारी प्यारी हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी, संस्कृत की बेटी हिंदी कुछ 14 सितंबर सन 1949 को राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया और यह निश्चित किया गया कि सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी ही होगी। हिंदी में हम अधिसूचना जारी करेंगे और हिंदी में ही उत्तर देंगे। तो इसी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए और हिंदी को सम्मान देने के लिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब हिंदी जो है महज एक भाषा नहीं है, हमारी भावना है, आस्था है, संस्कृति है, इतिहास है, धरोहर है, विपुल साहित्य इसमें रचा गया है। अर्थात हिंदी जनमानस की भाषा है। हमारा देश भारत, हम देखते हैं कि विविध भाषा भाषी देश है, जहाँ उत्तर की भाषा अलग है, दक्षिण की अलग है और पूर्व पश्चिम की भाषाएं भी अलग हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी बोलियां हैं जो साथ साथ चलती हैं, जो हिंदी को समृद्ध करती हैं। हमारे देश में जहाँ हर 10 कोस में वाणी और पानी बदल जाता है। अब 10 कोस, हम कोस कह रहे हैं तो कोस से वर्तमान तात्पर्य क्या है? ये पहले दूरी नापने का प्राचीन साधन हुआ करता था। आज हम इसको यदि अंग्रेजी में समझे तो 2 मील कह सकते हैं। तो हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि हर 2 मील पर पानी और वाणी बदल जाती है। तो जहाँ इतनी विविधता है वहाँ पर हिंदी हमको एक सूत्र में पिरोती है और हम सब में एकता का संचार करती है। सिर्फ हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। इसमें हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं और वही बोलते हैं। यहाँ ना कोई वर्ण साइलेंट है और ना ही कोई वर्ण विशेष मुखर। स्वर और व्यंजनों के सार्थक और सुमधुर मेल से हिंदी का विकास हुआ, जो व्याकरण के नियमों से सुसज्जित होकर और अलंकृत हुई और आज हमारे सबके सामने शोभायमान हो रही है, हमारे दिलों में जगह बना रही है। हिंदी न केवल हमारे चेतन मन की भाषा है, अर्थात हम उठते बैठते जागते हुए भी हिंदी ही बोलते हैं, सोचते हैं, वही हिंदी हमारे अवचेतन मन की भाषा भी है। अवचेतन मन में जब हम सो जाते हैं तब भी हम हिंदी में ही सपने देखते हैं। एक प्रसंग याद आ रहा है कि एक राजा के दरबार में काफी दूर से एक व्यापारी आया और उसने ये दावा किया कि वह अनेक भाषाएं बोल सकता है, मगर कोई विद्वान यदि उसे उसकी मातृभाषा बताएगा तो वह उसे बहुत पुरस्कृत करेगा, सम्मानित करेगा। तो उस दरबार के अनेक विद्वानों ने अनेक तरह के प्रयास किए कि वह उसकी मातृभाषा जान सके, मगर वे सभी असफल रहे। फिर किसी एक विद्वान ने, जब वो व्यापारी सो रहा था, तब उसके ऊपर एक लोटा ठंडा पानी डाल दिया और वो व्यापारी जोर से हिंदी में चिल्ला उठा कि अरे कौन है। तो यह साबित हो गया कि उस व्यापारी की भाषा हिंदी है। तो ये है हमारी
हिंदी की महिमा कि हमारे अवचेतन मन की भाषा, हम सायास नहीं अनायास ही हिंदी बोलते हैं। यानी जब हम सुप्तावस्था में रहते हैं तो हम हिंदी बोलने के लिए उद्गत नहीं होते, बल्कि हमारे मुंह से अचानक निकल जाती है। तो हम सायास नहीं आती तो अनायास ही हिंदी बोलते हैं। हिंदी के साथ हम एकदम सहज हैं, कहीं कोई बनावट नहीं, कोई नकल नहीं है। अब हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए तो बहुत सारी सरकारें, सभी राज्यों की सरकारें या राष्ट्रीय सरकार भी प्रयासरत है, पर हमें व्यक्तिगत रूप से भी अधिक से अधिक हिंदी का उपयोग करने के लिए उद्यत होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। एक व्यक्तिगत उदाहरण दे रही हूँ कि आज हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का उपयोग करते हैं वो है मोबाइल फ़ोन। हर हाथ में है, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। अब इस मोबाइल फ़ोन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसे कहते हैं चलित भाषा, क्योंकि हम चलते फिरते हाथ में रखे हैं इसे। तो इस चलित भाषा में हम सभी अंग्रेजी कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और अपने संदेशों के आदान प्रदान के लिए हिंदी को रोमन लिपि में लिखते हैं। जैसे हमें लिखना होगा, हम लिखेंगे HN। पर थोड़े से प्रयास से, छोटे से प्रयास से, एक तनिक से प्रयास से हम इस हिंदी के कीबोर्ड को जो रोमन लिपि में है उसे हम हिंदी देवनागरी लिपि में सेट कर सकते हैं और अपने संदेशों के आदान प्रदान के लिए देवनागरी हिंदी का उपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार हिंदी के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। ये छोटा सा प्रयास मैंने स्वयं किया है कि हमारे मोबाइल में, हमारे चलित फोन में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही कीबोर्ड सेट है और मैं ज़्यादातर हिंदी का ही उपयोग करती हूँ। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी कला, भाषा, संस्कृति यदि नई पीढ़ी तक हस्तांतरित ना हो तो वह समाप्त हो जाती है। जैसे यदि भाषा यदि शुद्धतम रूप में, यानी भाषा तो वैसे हस्तांतरित हो रही है, जो हम बोलते हैं बच्चों से, घर में मम्मियाँ बोलती, पापा बोलते, मगर भाषा यदि शुद्धतम रूप में नई पीढ़ी को नहीं सिखाई जाएगी तो वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। एक और व्यक्तिगत उदाहरण दे रही हूँ मैं कि हमारे व्हाट्सएप जो हम सभी चलाते हैं तो उसमें हमारे परिवार का एक ग्रुप बना हुआ है, परिवार का समूह बना हुआ है। तो उस समूह में सबसे पहले मैंने देवनागरी हिंदी में संदेशों का आदान प्रदान शुरू किया और उसे पढ़कर घर के हमारे जो बच्चे, जो मम्मियों का फ़ोन यूज़ करते थे, जिनकी उम्र 6 साल से थोड़ी सी बड़ी थी, उन सभी को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया मैंने और थोड़ा सा लालच भी दिया कि मैं बुआ हूँ, मौसी हूँ, मामी हूँ, मैं तुम लोगों को तुम्हारी फरमाइशें पूरी करूँगी यदि तुम हिंदी लिखोगे। सभी बच्चों ने धीरे धीरे प्रयास किया और आज स्थिति ये है कि सभी बच्चे और बड़े हिंदी में ही संदेशों का आदान प्रदान करते हैं और इससे बच्चों की हिंदी न केवल शुद्ध हुई बल्कि उनकी भाषा पर भी अधिकार हुआ। तो ये हिंदी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये छोटे मोटे प्रयास हम सभी कर सकते हैं, स्वयं से शुरू करके, परिवार से शुरू करके, क्योंकि कोई भी प्रयास है वो छोटे रूप में शुरू होता है तो उसके पश्चात वो बृहद रूप धारण करता है। अब नई पीढ़ी या युवा पीढ़ी के लिए जो हिंदी है वो भारत बोध और राष्ट्रीय अस्मिता का साधन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, सर ने भी बताया कि अब देश की राष्ट्रीय स्तर की जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं, संघीय लोकसेवा आयोग हो या इंजीनियरिंग हो या MBBS हो, मेडिकल की पढ़ाई हो, सभी में हम हिंदी में पढ़ाई कर सकते हैं और हिंदी में परीक्षार्थी के रूप में शामिल हो सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हमने अभी थोड़े दिन पहले एक फिल्म देखी थी, 12वीं फेल। वो हिंदी माध्यम से सफल होने वाले एक विद्यार्थी की सच्ची घटना थी। तो हम हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार हिंदी में पढ़ाई भी कर सकते हैं, सरकारें प्रयत्न कर रही हैं, तो व्यक्तिगत रूप से भी हम ये प्रयत्न कर सकते हैं। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान तकनीकी युग में हिंदी भी नई तकनीक के सहारे, यानी कोई भी विषय या कोई भी व्यक्ति वो आउटडेटेड हो जाता है, चलन से बाहर कर दिया जाता है यदि वो नयापन स्वीकार नहीं करता। यही बात हिंदी के लिए भी है। तो वर्तमान तकनीकी युग में हिंदी भी नई तकनीक के सहारे आगे बढ़ रही है, जैसे ई-पेपर है, ई-बुक है, सभी के रूप में वैश्विक स्तर पर हिंदी हमारी पहुंच रही है। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इंटरनेट मीडिया
वाला जो मंच है वो हिंदी जानने वाले लोगों का सबसे बड़ा मंच बनता जा रहा है। सभी जैसे कि मैम ने बताया कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम और क्या क्या आप चलाते हैं, सभी हिंदी में उसमें अपन संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हमारी हिंदी सुशोभित हो रही है। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी का वर्तमान तो गतिशील है ही और वह निरंतर विकास कर रही है और उसका भविष्य भी उज्ज्वल है। वर्तमान राष्ट्रभाषा समिति के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने भी लक्ष्य रखा है कि सन 2047 तक राजकाज की भाषा पूर्ण रूप से हिंदी हो, क्योंकि अभी कुछ क्षेत्रीय भाषाओं का भी चलन चल रहा है। तो इस लक्ष्य को पाने में हम सभी को भी प्रयत्नशील होना चाहिए और अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। हमारी हिंदी जो है वो अनेक भाषाओं के मेल से बनी हुई है। तो जैसे हम नदियों को माता के रूप में मानते हैं, बहुत सारी नदियां सभी को मातृ रूप में मानते हैं, मगर माँ गंगा का विशेष स्थान है, विशेष आस्था है। वैसे ही भाषाएं बहुत सारी हैं, कोई भी भाषा सीखना पूरा नहीं है, मगर हमारी हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसको हमें विशेष मान देना चाहिए, विशेष सम्मान देना चाहिए। इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि निज भाषा बिन व्यर्थ है दुनिया का सब ज्ञान, निज भाषा बिन व्यर्थ है दुनिया का सब ज्ञान, भारत माँ की बोली हिंदी नित करो इसका सम्मान, भारत माँ की बोली हिंदी नित करो इसका सम्मान, है सरल सहज और है गुणों की खान, राष्ट्रभाषा पद पर हो सुशोभित, देना इसको मान, देना इसको मान।